एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन दौर के वो कवि जिन्हें अक्सर कवियों का कवि भी कहा गया है। आज हमारे पास जो अकेडमिक विश्लेषण है उसके आधार पर हम स्पेंसर की दुनिया और खासकर उनका जो महाकाव्य है द फेरी क्वीन, उसकी कुछ जटिल परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है स्पेंसर की कला, उनकी जो अनूठी शैली है और उनके बहुस्तरीय रूपकों को समझना। मतलब ये रूपक कैसे काम करते हैं, बिल्कुल। कैसे उनकी कहानियों के पात्र और घटनाएं गहरे नैतिक या फिर धार्मिक या राजनीतिक अर्थ रखते हैं। ये दस्तावेज जो हमारे पास हैं ये बताते हैं कि स्पेंसर महज एक कवि नहीं थे बल्कि अपने दौर के चिंतक भी थे। बिल्कुल सही कहा आपने। स्पेंसर का लेखन असल में उस युग का एक आईना है जहां आप देखेंगे कि साहित्य, राजनीति और धर्म ये सब अलग अलग नहीं थे, आपस में गुंथे हुए थे। जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से पता चलता है, उनकी कविता सिर्फ कला के लिए कला नहीं थी, बल्कि नैतिकता और एक तरह से राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने का, उसको आकार देने का एक शक्तिशाली जरिया भी था। तो स्पेंसर का समय यानी 1552 से 1599 वो एलिजाबेथन इंग्लैंड का स्वर्ण युग माना जाता है और उन पर क्लासिकल साहित्य का, इतालवी महाकाव्यों का और मध्ययुगीन जो शूरवीर गाथाएं थी, इन सब का गहरा असर साफ दिखता है। जी। वो प्रोटेस्टेंट थे और रानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ इंग्लैंड तक ही तो सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना जरूरी है कि उनका एक काफी महत्वपूर्ण समय औपनिवेशिक आयरलैंड में बीता था, जहां वो अंग्रेजी प्रशासन में काम कर रहे थे। और ये जो अनुभव था, ये उनके लेखन पर, खासकर उनके राजनीतिक संदेशों में साफ झलकता है। अच्छा। हाँ, मतलब दरबारी कवि होने की उनकी आकांक्षा तो थी, पर साथ साथ वो एक तरह से अंग्रेजी राज के विचारों को भी आगे बढ़ा रहे थे। और इसी पूरी पृष्ठभूमि में उनका वो सबसे बड़ा काम द फेरी क्वीन सामने आता है। एक बहुत बहुत बड़ा महाकाव्य। योजना तो 12 किताबों की थी, हालांकि 6 ही पूरी हो पाई। हाँ, अधूरा रह गया। और इसका घोषित लक्ष्य भी बड़ा दिलचस्प था। एक सज्जन या कुलीन व्यक्ति को सदाचारी और विनम्र अनुशासन में ढालना। जी। हर किताब एक नाइट यानी एक शूरवीर पर केंद्रित है, जो किसी एक गुण का प्रतीक है, जैसे पवित्रता या संयम। पहली किताब में रेड क्रॉस नाइट है, जो पवित्रता, होलीनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर ये सिर्फ नैतिक कहानियां तो नहीं थीं। नहीं, यही तो स्पेंसर की खासियत है। यहाँ रूपक के कई स्तर हैं, कई परतें हैं। जैसे आपने कहा, नैतिक स्तर तो है ही, सद्गुणों की परीक्षा, बुराई पर अच्छाई की जीत, फिर एक धार्मिक स्तर भी है। ये उस दौर के जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतभेद थे, उनको दिखाता है। अच्छा, कैसे? जैसे रेड क्रॉस नाइट की जो यात्रा है, उसे अक्सर कैथोलिक चर्च की, जिसे वो त्रुटि मानते थे, उससे लड़ते हुए सच्चे प्रोटेस्टेंट विश्वास तक पहुंचने के रूप में देखा जाता है। और फिर तीसरा, राजनीतिक स्तर। रानी एलिजाबेथ प्रथम को कहानी में फेरी क्वीन ग्लोरियाना के रूप में, मतलब एक आदर्श शासक के तौर पर महिमा मंडित किया गया है। साथ ही इसमें स्पेन और कैथोलिक चर्च के खिलाफ उस वक्त की जो अंग्रेजी सत्ता की भावनाएं थी, वो भी साफ दिखती हैं। तो ये काफी जटिल बुनावट है। हाँ, और यहाँ स्रोत एक दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे एक नाइट का कवच या उसकी लड़ाई वो सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता की बात नहीं रह जाती, बल्कि वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक बन जाती है। और उनका लिखने का अंदाज, उनकी भाषा शैली भी काफी अलग थी। स्पेंसर ने जानबूझकर पुरानी, मतलब चौसर के जमाने की लगने वाली भाषा इस्तेमाल की। शब्द जैसे एफ्सून्स या आइक्लेप्ट, ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, ये उनकी शैली का एक अहम हिस्सा था। वो अपनी कविता को एक तरह का प्राचीन और गंभीर माहौल देना चाहते थे। उनकी कविता आप देखें तो कल्पनाओं से, बहुत विस्तृत दृश्यों से और प्रकृति के प्रतीकों से भरी पड़ी है। महल हैं, जंगल हैं, राक्षस हैं, पर सब कुछ गहरे अर्थ लिए हुए हैं। और उनकी वो खास स्पेंसेरियन स्टैंजा वाली बनावट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो 9 पंक्तियों का छंद है। 8 पंक्तियां तो एक नियमित लय में होती हैं, आयाम्बिक पेंटामीटर जिसे कहते हैं, मतलब 10 शब्दांश वाली लय। और फिर जो आखिरी 9वीं पंक्ति होती है, वो थोड़ी लंबी होती है, अलेक्जेंड्राइन, यानी 12 शब्दांश वाली। अच्छा। ये संरचना कविता को एक धीमी, थोड़ी भव्य सी गति देती है, जो महाकाव्य के विषयों के लिए बिल्कुल सही बैठती है। और वो जो आखिरी लंबी पंक्ति है, वो अक्सर किसी महत्वपूर्ण विचार या छवि पर जोर देती है, उसे यादगार बनाती है। तो कुल मिलाकर स्पेंसर का महत्व क्या रहा? मतलब हम उन्हें आज क्यों याद करते हैं? क्या देन है उनकी? उनका प्रभाव बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं। मिल्टन से लेकर कीट्स और आगे चलकर रोमांटिक कवियों तक कई बड़े कवियों ने उनसे प्रेरणा ली है।
उन्हें मध्ययुगीन रोमांस और आधुनिक महाकाव्य के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनका काम ये दिखाता है कि कैसे जटिल रूपकों के जरिए कविता, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र पहचान दोनों का माध्यम बन सकती है। तो एडविन स्पेंसर की दुनिया बाहर से जितनी काल्पनिक और जादुई लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल और अपने समय के मुद्दों से, उसकी राजनीति, उसके धर्म से गहराई से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। द फेरी क्वीन सिर्फ शूरवीरों और परियों की कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म और राजनीति का एक घना बहुस्तरीय ताना बाना है। हाँ, और उनका लेखन हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि साहित्य समाज को कैसे देखता है, उसे कैसे दर्शाता है और शायद कैसे प्रभावित भी कर सकता है। और इसी के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं, पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस दौर में ये जो त्वरित जानकारी का युग है, इसमें स्पेंसर जैसे जटिल और बहुस्तरीय अर्थों वाले साहित्य को पढ़ने और समझने की हमारी क्षमता या शायद इच्छा कम हो गई है, या फिर इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है?